वो हिस्सा जो काम करने के लिए योग्य भी है और काम करने के लिए रेडी भी है, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। सपोज आप कह देते हैं कि मेरे 95 मार्क्स आएंगे सर इकोनॉमिक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर अमित सिंह खोखर आज इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो यूनिट है, इससे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं। इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इनकम का यहां सीधा सा मतलब होता है नेशनल इनकम की। हम यहां बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडिविजुअल की इनकम की तो यहां बात करते नहीं है हम। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं रोजगार। एम्प्लॉयमेंट किसका? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज का। और रिसोर्सेज जो है उनको हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। इवन फिजिकल रिसोर्सेज को भी हम फिर मैनमेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में डिवाइड कर लेते हैं। यहां जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं इस यूनिट में, मानव संसाधन की। तो एम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है, रोजगार जो है, वो मानव संसाधन के लिए है कि क्या जितने भी लोग जो काम करने की आयु में हैं, काम करना चाहते हैं और काम करने की क्षमता रखते हैं, क्या उन सभी को रोजगार मिल रहा है? अगर उन सभी को रोजगार मिल रहा है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, तो अब इकोनॉमी में हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कितने रिसोर्सेज हैं और सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट में भी हैं, सबको काम मिला हुआ है। तो अब हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमी मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि उसकी नेशनल इनकम मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और उस मैक्सिमम को ही हम पोटेंशियल इनकम कहते हैं, संभावित आय कहते हैं, कि सारे रिसोर्सेज को यूज करके कितनी इनकम कोई इकोनॉमी जनरेट कर सकती है। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन है यहाँ बेसिकली इक्विलिब्रियम का, यानी संतुलन का निर्धारण करने की हम बात करते हैं। संतुलन किस चीज का? संतुलन तो तब होता है ना जब दो ऑपोजिट फोर्सेस हम डिस्कस कर रहे हो। तो आपने माइक्रो में देखा कि हम डिमांड और सप्लाई का संतुलन निकालते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था जहां पे हम कहते थे कि इक्विलिब्रियम हमने फाइंड आउट कर लिया उस पॉइंट पे। यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, जिसे समग्र मांग कहते हैं उसकी, और एग्रीगेट सप्लाई, जिसे समग्र पूर्ति कहते हैं उसकी। और जहां इनका संतुलन स्थापित हो जाए उसे हम कह देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, कि हमने संतुलन का निर्धारण कर लिया। चलिए, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्स एंटी जिसे हम प्रत्याशित कहते हैं और एक्स पोस्ट जिसे हम यथार्थ कहते हैं। ये क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप एक बार। एक्स एंटी का मतलब क्या होता है? वो चीज जो अभी हुई नहीं है, जिसके हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है, हम उसे प्लान कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी वो वैसा हुआ नहीं है, हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। और एक्स पोस्ट क्या होता है? जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है, यानी वो इवेंट जो है उसकी अकरेंस हो चुकी है, वो घटना घट चुकी है और उसके संबंधित आंकड़े हमें बिल्कुल वास्तविक रूप में पता है। चलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं और आपको 2020-21 के सेशन में क्लास 12 कंप्लीट करनी है। आपसे मैं पूछूं कि इकोनॉमिक्स में आपका स्कोर कितना होने वाला है क्लास 12 में, तो आप अभी कुछ ना कुछ बताएंगे। सपोज आप कह देते हैं कि मेरे 95 मार्क्स आएंगे सर इकोनॉमिक्स में, 95 मार्क्स आएंगे, अभी आपने कहा। तो क्या आपके एक्चुअल 95 आ चुके हैं? क्या आपको लगता है कि 95 ही आएंगे, 94 या 96 नहीं हो सकते? तो ये क्या है? ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्लान्ड वैल्यू। तो वर्ड देखिए, एक्सपेक्टेड, संभावित, या फिर प्लान्ड, नियोजित, ये है ऐसा। फिर अगले साल सपोज जून 2021 में मैं आपसे फिर पूछूं आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने हैं, आप बताएं कि सर मेरे मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स हैं। तो ये तब तक तो रिजल्ट आ चुका होगा क्लास 12 का। ये मार्क्स क्या हैं? ये एक्सपेक्टेड या प्लान्ड है? नहीं, ये तो एक्चुअल है, जो वास्तविकता में आपके आ चुके, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो वो कैसे हो गए? यथार्थ हो गए, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल, वास्तविक हो सकते हैं ये। तो ये अंतर है। एक्स एंटी वेरिएबल क्या होते हैं? वो जो घटना घटने से पहले हम अनुमान लगाते हैं। जब हम बात करते हैं बजट की यूनिट में मैंने आपको बताया था कि बजट जो होता है वो आने वाले वर्ष के लिए होता है। तो उसमें जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स है, सरकार की प्राप्तियां हैं और सरकार के व्यय, जिसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो क्या हैं? वो सारे के सारे एक्स एंटी वेरिएबल्स ही तो हैं वो। और इसी में एक और एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का दे देता हूं। हम बात करते हैं
जीडीपी अगर मैं पूछूं 2021-22 का इंडिया का, और गवर्नमेंट कुछ भी उसकी वैल्यू बता दे, तो वो वैल्यू क्या होगी? वो एक्स एंटी होगी, प्लान्ड होगी या एक्सपेक्टेड होगी। और अगर मैं जीडीपी पूछूं 2015-16 वर्ष का, इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, ये कैलकुलेशन हो चुकी है, ये वर्ष बीत चुका है, इसमें प्रोडक्शन हो चुका है, आरबीआई की वेबसाइट पे इसका डाटा अवेलेबल है सारा। तो ये क्या हुआ? ये 2015-16 का एक्स पोस्ट हो गया। तो ये इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, 12th क्लास का एग्जांपल मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। और ये जो 90% प्लस वाला है इकोनॉमिक्स का, ये आपके लिए पॉसिबल है, अब तक आपको भी रियलाइज हो गया होगा। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी, इसमें हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स की, तो आप वीडियो जो ये वाली है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करें, सारी वीडियोस पुरानी अवेलेबल है उसमें। और बिल्कुल टॉप पे 2-3 वीडियो जो है वो सारी गाइडेंस और मोटिवेशन की हैं, उसमें आपको वीडियो मिलेगी हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स इन क्लास 12 या फिर बोर्ड एग्जाम। तो उसको जरूर देखें। कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह के जो है ग्रीवेंसेस आ रहे हैं कि उनको वीडियो नहीं मिल पा रही है टाइम से, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? या तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, अगर सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो आपने नोटिफिकेशन बटन को प्रेस नहीं किया हुआ, जो बेल होती है नोटिफिकेशन की, उसको प्रेस नहीं किया होगा। वो भी अगर आपने किया हुआ है और फिर भी वीडियो आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उसका रीजन है कि आपने यूट्यूब में नोटिफिकेशंस डिसअलाउ किए हुए हैं। तो आप यूट्यूब के सेटिंग्स को देखें, नोटिफिकेशंस को अलाउ करें, तो फिर जो भी वीडियो अपलोड होती है वो टाइमली एकदम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और टाइमली आप इनको वीडियोस को फॉलो करें। ध्यान रखें लेकिन कि वीडियो देखना कभी भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को पूरा नहीं करवा सकता। ये फर्स्ट स्टेप है। आपने वीडियो देख ली, उसके बाद में एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर करें। वो बेसिक टेक्स्ट बुक है, उसको आप मिस नहीं कर सकते अगर आपको 95% प्लस मार्क्स लाने हैं तो। उसके अलावा आप प्राइवेट ऑथर की बुक्स को भी पढ़ लें। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो टॉपिक आपका कवर नहीं होता। वीडियो को चाहे आप 10 बार देखते रहे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, लेकिन रिमेंबरिंग के लिए बुक पे ही आपको डिपेंड होना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो होता है बेसिकली एडी और एएस का। यहां जब नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एडी है बेसिकली एग्रीगेट डिमांड, जिसे समग्र मांग कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन इसके मीनिंग को क्लियर कर देगी। डेफिनेशन याद देख सकते हैं। इसमें मैंने डेफिनेशन को अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करके लिखा है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि जब डेफिनेशन लिखते हैं एग्जाम में तो किसी एक कंपोनेंट को मिस कर देते हैं, लेकिन ये सारे कंपोनेंट मिलकर के डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। और साथ के साथ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन में लिखना है आपको टोटल वैल्यू ऑफ, किसकी टोटल वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जो क्या हुआ है, प्रोड्यूस नहीं हुए अभी, दे आर बीइंग प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड या फिर प्लान टू बी परचेज्ड। यहां पे हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पे ऑल सेक्टर्स क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं इसको बाय करने की, खरीदने की। किसमें? गिवन इनकम में। इनकम का लेवल सर्टेन है, फिक्स है, उस लेवल पे खरीदने का प्लान कर रहे हैं ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड में। यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। इसी से क्लियर हो गया होगा आपको कि एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, उनके द्वारा जनरेटेड डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। यहां पे इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, घटक कहते हैं जिसको, और 4 इसका कंपोनेंट है। चारों कंपोनेंट कहां से आए? एक बार ध्यान से देखो, जब नेशनल इनकम एस्टिमेशन को मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे एक आया था एक्सपेंडिचर मेथड आया था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यय विधि कहते हैं। उस व्यय विधि में आपने देखा था कि 4 तरह के कंपोनेंट्स थे वहां पे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी होता था, उसके बाद में जीडीसीएफ जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और साथ में एक होता था नेट एक्सपोर्ट्स। वहीं से तो ये 4 कंपोनेंट आ गए हैं। तो आप यहां देखिए, पहला कंपोनेंट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बेसिकली फाइनल कहेंगे यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। ये क्या है? जितने हाउस होल्ड्स हैं किसी इकोनॉमी में, उनकी अपनी एक इनकम होती है। इनकम को वो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करते हैं वो। ये जो कंपोनेंट है, ये जो घटक है, ये आय के साथ साथ घटता है बढ़ता है। आय में वृद्धि होगी तो ये बढ़ेगा, आय घटेगी तो ये घटेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब सरकार ज्यादा टैक्स लगा देती है हाउस होल्ड्स के ऊपर, पारिवारिक क्षेत्र के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है, तो उससे ये घट जाती है। क्योंकि टैक्स लगाने के बाद इनकम में से टैक्स घटा दो तो बचती है डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय जिसे हम कहते हैं। इसको अब
यूनिट 1 में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपके सिलेबस में नहीं है डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करना। लेकिन यहां इस यूनिट में समझना जरूरी है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो व्यक्ति अपनी आय का थोड़ा कम खर्च कर पाता है भाग। देखिए, अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम है 100 रुपीज, गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स उसके ऊपर 10 रुपीज, तो अब वो जो हाउस होल्ड है वो 90 रुपीज स्पेंड कर सकता है अपनी नीड्स पर, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने पे। 10 रुपीज कहां जाएंगे? गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे तो डिस्पोजेबल इनकम और कम हो जाएगी, तो जो आय को प्रभावित कर सकती है गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा करके। सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश हुआ कहते हैं किसके द्वारा? फर्म के द्वारा होता है, कैपिटल गुड्स पे होता है, अपने फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। थर्ड देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकारी जो है, सरकार बहुत सारी मुफ्त में सेवाएं प्रदान करती है जनता को, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस, या फिर हेल्थ या स्कूल्स होते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, डिफेंस सर्विसेज होती हैं वो प्रदान करती है, सड़कें भी कुछ मुफ्त में बना करके सरकार जनता के लिए तैयार करती है। तो उन सब सर्विसेज को तैयार करने में सरकार कुछ खर्च करती है, वो कहलाता है सरकारी व्यय। और अंतिम है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट क्या होता है? जब विदेशी लोग हमारे अर्थव्यवस्था में पैदा किए गए गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं वो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर हो गया, और जब हम विदेशियों के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर हो गया। और दोनों का अंतर कहलाता है नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। बेसिकली यहाँ पे वह भी लिखा जाएगा। तो ये सारे मिला देते हैं हम, तो ये सारों का योग बनता है एग्रीगेट डिमांड, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। बेसिकली ये जो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी कहते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी बोलते हैं, और ये आपका एन एक्स हो गया। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, क्योंकि इन्हीं दोनों का बैलेंस देखना हमें इक्विलिब्रियम में। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स हैं, जितने सेक्टर्स हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सबके द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, यानी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं जो उत्पादन होता है किसी एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, तो ये भी क्या है? प्लान्ड है, नियोजित है। यानी कि किसी एक आने वाले वर्ष के लिए जो अपेक्षित उत्पादन है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी एक वित्तीय वर्ष में ड्यूरिंग ए पीरियड, और किसके द्वारा? ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा। किसका? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसको हम ऐड कर दे तो एग्रीगेट सप्लाई मिल जाती है। अब खास बात क्या है कि इनकम का जो चैप्टर था नेशनल इनकम का, उसमें आपने पढ़ा कि 3 मेथड है, तीनों में से किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसलिए इससे अगर हम देखें तो यहां पे कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ है टोटल, उसको हम क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई कह रहे हैं। ऐसा मान लिया हमने। तो ए एस बराबर होगा किसके? बेसिकली ये बराबर होगा वाई के, यानी नेशनल इनकम के, और ये बराबर होगा किसके? नेशनल प्रोडक्शन के, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद के। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद और समग्र पूर्ति, ये तीनों बराबर होते हैं। और आगे जब संतुलन की स्थिति हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एडी और एएस बराबर हो जाना चाहिए, जिसमें आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और रिसोर्सेज के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं पूर्ण रोजगार, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन सही से ना समझा जाए तो इसकी डेफिनेशन में मिस्टेक भी करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, इसको समझने से पहले मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं, ताकि इसको समझना बहुत आसान आपके लिए हो जाए। किसी भी इकोनॉमी में कुछ एक टोटल पॉपुलेशन होती है, और पॉपुलेशन क्या होती है वो सब आप जानते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं पॉपुलेशन का। हमने बात की इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की, और जब रिसोर्स वर्ड हम यूज करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसोर्स से मतलब है यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, तो ये किसका पूर्ण रोजगार? ये है
मानव संसाधन का। तो जितना ह्यूमन रिसोर्स है, जितने लोग काम करने की आयु में है, काम करने की क्षमता रखते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, उन सबको काम मिल जाए। तो सारे के सारे लोग जब काम पे लगे हुए हो तो हम उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स पूरा सारा जब एम्प्लॉयड होता है, सारा का सारा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगा हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। चलिए डेफिनेशन आप अपने आप क्रिएट कर लेंगे, इसकी लिख लेंगे, नॉट मच डिफिकल्ट। जो समझने लायक चीज है वो है कि टोटल पॉपुलेशन है ये। इसके बाद एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं लेबर फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रम शक्ति। ये एक नई चीज है आपके लिए और ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में भी काम आने वाली है, तो यहां अच्छे से समझ लीजिए इसको। किसी भी पॉपुलेशन में कुछ एक हिस्सा ऐसा होता है जो काम करने की आयु में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो 14 वर्ष से बड़े जो लोग होंगे, 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही आप श्रम प्रदान कर सकते हैं। उससे अगर कम में करेंगे तो बाल श्रम कहलाएगा, जो कि अपराध है अपने आप में। फिर एक रिटायरमेंट की एज भी होती है। तो कुछ एक पॉपुलेशन ऐसी है, इस पॉपुलेशन का एक हिस्सा यहां चला गया जो कि नॉट इन वर्किंग एज, जो कार्य करने की आयु से बाहर है। उसमें चाहे बालक आ जाए, चाहे उसमें वृद्ध आ जाए। चलिए, फिर जो पॉपुलेशन बची उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कार्य करने की, योग्यता है और विलिंगनेस भी है काम करने के लिए, काम करने को राजी भी हैं, काम करना भी चाहते हैं। तो वे आ गए लेबर फोर्स में। यानी वो लोग जिनकी आयु है कार्य करने की, उनमें से वो हिस्सा जो काम करने के लिए योग्य भी है और काम करने के लिए रेडी भी है, वो आ गया आपका लेबर फोर्स में। श्रम शक्ति होगी वो किसी भी देश की। और कुछ लोग जो दोनों में से कोई एक चीज फुलफिल नहीं कर पा रहे, या तो काम करने के योग्य नहीं है, अपंग है, विकलांग है, आश्रित है, निर्भर है किसी तरीके से दूसरे पर, या फिर जो लोग काम करने की इच्छा ही नहीं रखते, वो लोग चले गए कहां, यहां ऐच्छिक बेरोजगारी में। वो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं या फिर जो उनके सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां, उनकी वजह से वो बेरोजगार हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया। अब ये लेबर फोर्स वाला जो हिस्सा है, श्रम शक्ति जिसे हम कहते हैं, यहां पे वो लोग आए जो काम करने की आयु में है, काम करना भी चाहते हैं और काम करने की योग्यता भी रखते हैं। इन लोगों को काम अगर सबको मिल गया, लेबर फोर्स को, इसको सबको काम मिल गया, तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सभी को काम मिलता रहे, कुछ लोगों को काम नहीं भी मिल सकता। तो इसलिए दो संभावनाएं हैं यहां पे कि ये जो लेबर फोर्स है, या तो ये एम्प्लॉयड हो जाए, इसको रोजगार मिल जाए पूरी को, या फिर इसका एक हिस्सा क्या है, एम्प्लॉयमेंट में चला जाए और कुछ लोग ऐसे रह जाए जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, तो वो कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड, और उनको हिंदी में कहेंगे ये बेरोजगार हैं। तो लेबर फोर्स, मान लीजिए पॉपुलेशन में थे 1000 लोग, 1000 में से 200 लोग यहां चले गए जो काम करने की आयु में नहीं थे, बचे कितने, 800 लोग। 800 में से फिर हमने कहा कि कुछ लोग, 200 लोग इधर आ गए जो काम करना नहीं चाहते या क्षमता नहीं है जिनकी कार्य करने की, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। अब बचे लेबर फोर्स, ये 600 लोग रह गए। इन 600 लोगों में से कुछ को काम मिल सकता है, कुछ को नहीं मिल सकता। जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी को काम मिले। तो मान लीजिए इनमें से 600 में से काम मिल गया 300 को और 300 रह गए बेरोजगार। तो अब आप जब बेरोजगारी की दर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, समझ लीजिए यहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आने वाला है बहुत। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कुल कितनी लेबर फोर्स है। जब आप एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करेंगे तो कुल कितने लोग रोजगार में हैं और कुल लेबर फोर्स कितनी है, तो आप देख सकते हैं 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 50% ही एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो बेरोजगारी की दर 50% है, बहुत ऊंची बेरोजगारी की दर है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। अब ये लोग आ गए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यही लोग हैं जो काम करने की, जिनमें क्या योग्यता भी थी, जो काम करने के लिए राजी भी थे, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिला। तो ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये इनवॉलंटरी हैं, अनैच्छिक हैं, ये अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार हैं। इनकी इच्छा नहीं है बेरोजगार रहने की, घर में फ्री बैठने की, लेकिन फिर भी ये बेरोजगार है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ऐसे लोग, दोज हु हैव द एबिलिटी टू वर्क, दोज हु हैव द विलिंगनेस टू वर्क, बट डिस्पाइट दैट दे आर नॉट फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर देम।
So that is all in this video that I wanted to share with you. Thank you so much for watching this video. Do not forget to check my earlier videos in the description box, and if you haven't subscribed till now, please do so. Bye bye. Take care.